Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma, an IIT alumnus, and we are watching 5 classes. Let's hit the concepts. तो पिछले लेक्चर में लेक्चर 5.3 में हमने पुश और पुल में डिफरेंस देखा था. काफी सारे प्रॉब्लम्स लिए थे उसे समझने के लिए. पहले हॉरिजॉन्टल, देन दबता हुआ फोर्स, फिर एक उठता हुआ फोर्स. तो ये दबते हुए फोर्स को ही हम लोग पुश का नाम दिए थे और उठते हुए फोर्स को हम लोगों ने पुल कहा था. और हमने इन तीनों में पाया था कि पुल में सबसे कम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड होता है, फिर हॉरिजॉन्टल में, और उसके बाद पुश में. पुश में क्यों बढ़ जाता है अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट? क्योंकि एक नॉर्मल इंक्रीज हो जाता है. नॉर्मल इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग जाता है, इसलिए नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो जाता है. वहीं पुल में एक फोर्स ऊपर की ओर लग जाता है जो कि नॉर्मल को हेल्प करने लगता है, एंड दैट इज व्हाई फ्रिक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है. नॉर्मल कम होता है तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है ना. तो ये बातें हमने कल की थी. अच्छा, पुश और पुल के बाद हमने एक और कंडीशन देखी थी जहां पे हमने फोर्स निकाला था कि द मिनिमम फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव एनी ऑब्जेक्ट ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन. ये चीज देखी थी, है ना. तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में काफी सारी डिस्कशन हमने कर ली थी. आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम फ्रिक्शन पढ़ते हैं थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए किसी ब्लॉक पे. समझ रहे हो? इंक्लाइन प्लेन पे रखे हुए किसी ब्लॉक पे फ्रिक्शन क्या होगा ये देखेंगे, और फिर एचसीडी के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जितना टाइम अलाउ करेगा उतना ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो चलो आओ, अभी क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रिक्शन ऑन एनी ब्लॉक केप्ट ऑन एनी इंक्लाइन. Friction on a block placed on inclined plane. ठीक है, चलो. तो इंक्लाइन प्लेन क्या होता है सभी को पता है ना. इस तरीके का प्लेन जो कि हॉरिजॉन से किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे है. अच्छा, अब मैं एक ले लेता हूं. क्या ये क्या है? अपना ब्लॉक. ये हो गया अपना ब्लॉक इस तरीके से. अब ब्लॉक का मास कुछ हो गया m मान लिया. ठीक है. अच्छा, इसका एफबीडी सब लोग बना सकते हो नहीं बना सकते हो? अच्छा, फ्रिक्शन लेस मान लो तब का एफबीडी तो बना सकते हो, वो तो हमने पहले भी बनाया हुआ है. अगर इसका मैंने कह दिया कि फ्रिक्शन, इस सरफेस के बीच का फ्रिक्शन इज म्यू. अब ये म्यू काइनेटिक है स्टैटिक है हमने नहीं बताया, सीधे हमने कह दिया कि म्यू है. अगर क्वेश्चन में ना काइनेटिक या स्टैटिक के बारे में डिफरेंशिएट ना करे ना, तो इसी काइनेटिक मान लो, इसे ही स्टैटिक भी मान लो. समझ में आती बात? चलो, अच्छा आगे बढ़ते हैं. अब इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं एफबीडी के बारे में. देखो, सबसे पहले तो बिकॉज ऑफ द मास क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ द मास क्या हो जाएगा? एक डाउनवर्ड फोर्स आने वाला है, दैट विल बी इक्वल्स टू mg. कोई परेशानी इसमें? अच्छा, और एक ये सरफेस, इंक्लाइन सरफेस क्या करेगा? इंक्लाइन सरफेस एक फोर्स लगाएगा. किसकी एफबीडी बना रहे हैं हम? ब्लॉक की एफबीडी बना रहे हैं. ठीक है, ब्लॉक की एफबीडी. तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया. ठीक है, और एक फोर्स कोई आ रहा होगा इस पे. कौन सा फोर्स आ रहा होगा? अगर ये बॉडी इधर की ओर स्लाइड करना चाहेगी तो इस पे कौन सा फोर्स आएगा? अगर ये बॉडी स्लाइड करना चाहेगी तो एक फोर्स आएगा पीछे की ओर, एंड दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल फोर्स. ठीक है, इतनी बात समझ में आती. ये तीन एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं. अच्छा, अब इसी में हम क्या करते थे? इस mg को हम कंपोनेंट्स में तोड़ लेते थे, क्योंकि हमें फोर्सेस अलोंग दी प्लेन चाहिए और परपेंडिकुलर टू द प्लेन चाहिए. वही तो दो इक्वेशन लिखते हैं हम इस बार x एक्सिस किसे मान लेते हैं? अलोंग दी प्लेन को. y एक्सिस किसे मान लेते हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन को. तो हम कोशिश करते हैं कि सारे फोर्सेस को अलोंग दी प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन में तोड़ दें. अच्छा, तो एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन आएगा इस तरीके से. अच्छा, ये एंगल कितना है? थीटा है ना. ये थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा है. अब थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस कंपोनेंट, बेस कंपोनेंट. राइट. सो ये क्या हो गया? mg कॉस थीटा हो गया. और ये इधर वाला फोर्स क्या हो जाएगा? इधर वाला फोर्स हो जाएगा mg साइन थीटा. अच्छा, इतना तो सभी को आता होगा मुझे लग रहा है. मुझसे पहले ही बना लिया होगा लोगों ने, है ना. चलो, बहुत अच्छी बात है अगर तुमने बना लिया तो. ये फ्रिक्शन ऑन एनी ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन और ऑन एनी ऑफ द मास व्हिच इज केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा. ये बात समझ में आ गई. अब हमें सीखना यहाँ पे ये था, कांटेक्ट फोर्स हमें याद है ना. कांटेक्ट फोर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है. हमें डिस्कस करना है कि जैसे ही हम इंक्लाइन प्लेन को, इस प्लेन को मान लो सबसे पहले 0 डिग्री पे था. 0 डिग्री से अगर इस प्लेन का इंक्लिनेशन अगर हम इस तरीके से बढ़ा रहे हैं
0 से 90 के बीच ले जा रहे हैं, तो उस समय पे कांटेक्ट फोर्स का वेरिएशन कैसा है? कांटेक्ट फोर्स Fc, वेरिएशन ऑफ कांटेक्ट फोर्स Fc का वेरिएशन विथ थीटा, ये फाइंड आउट करना है हमें। क्या करना है? हाउ द कांटेक्ट फोर्स इज चेंजिंग विथ थीटा, ये बात हमें निकालनी है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या करना है ये समझ में आ रहा है ना? सबसे पहली बात तो थी ये, देखो आप कोई से भी क्वेश्चन देगा, अगर आप एफबीडी बना ले रहे हो ना, तो समझ लो 90% काम आपका हो गया, आप बना लोगे वो क्वेश्चन। उसके बाद तो मैथ्स ही बचता है यार, एफबीडी बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अच्छा तो अब हम कहते हैं कि हाउ एफसी विल वेरी। तो सबसे पहले देखो, मुझे थीटा के बारे में, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में कोई कुछ बता सकता है क्या? थीटा के बारे में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, है ना? ये तो पता है ना अपने को, एंगल ऑफ रिपोज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अच्छा, tan इनवर्स म्यू तक जब तक ये थीटा बढ़ेगा तब तक क्या बॉडी मूव करेगी? तब तक क्या बॉडी मूव करेगी? देखो एंगल ऑफ रिपोज एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जाके बॉडी स्टार्ट्स टू मूव, तब तक मूव नहीं हुई है, स्टार्ट्स टू मूव। अब अगर थीटा अगर थोड़ा सा भी इससे इंक्रीज हो गया तब वो बॉडी मूव करने लगेगी, है ना? क्योंकि साइन थीटा कंपोनेंट बढ़ जाता है, साइन थीटा कंपोनेंट इधर बढ़ रहा है ना, cos थीटा कंपोनेंट डिक्रीज हो रहा है, साइन थीटा कंपोनेंट बढ़ रहा है। तो tan इनवर्स म्यू तक जो है कि क्या हो रहता है कि फ्रिक्शन कंट्रोल कर लेता है mg sin थीटा को, और बॉडी स्टिल कंडीशन पे रहती है, रेस्ट कंडीशन पे रहती है, मूविंग नहीं रहती है। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो कौन सा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। फ्रिक्शन जो लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अच्छा, अगर अब मैं बात करता हूं कंडीशन 1, अब इसे मैं दो भागों में तोड़ रहा हूं, ठीक है? देखो थीटा हम 0 से 90 तक ले जा रहे हैं, लेकिन अब इसे दो भागों में कैसे मैं तोड़ रहा हूं? व्हेन थीटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से थीटा तक गया, एंड इट इज लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। समझ लो, 0 से tan इनवर्स म्यू तक के लिए अगर मैं बात करूं, उस समय तक के लिए बात करूं, तो मुझे बताना ये फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा। देखिए इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स। ये जो होता है ना, ये तो मैक्स वैल्यू होती है कि नहीं? मैक्सिमम इतना फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन अगर थीटा tan इनवर्स म्यू से कम है, जब तक कम है तब तक वो कितना फोर्स लगाएगा? जितना कि नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। हमने बताया था ना यार कि अगर एक्सटर्नल फोर्स को हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है। कब तक? मैक्सिमम वैल्यू तक। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स नहीं इंक्रीज करता। एक्सटर्नल फोर्स जितना दोगे उतना ही तो फ्रिक्शन फोर्स होगा स्टैटिक कंडीशन में। तो जब तक ये स्टैटिक कंडीशन में है, हम जितना एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में क्या है? mg sin थीटा हो गया। mg sin थीटा के बराबर ही तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। समझ में आती है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आ रही है, बहुत ही बढ़िया। तो अब देखो, आप मैं इसका एफबीडी दोबारा से बनाने जा रहा हूं, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द प्लेन ही बनाएंगे, बाकी क्या तो अपनी जरूरत नहीं। समझ रहे हो? अलोंग द प्लेन ही तो एक्सेलरेशन होगा ना यार, ऊपर कूद के थोड़ी ना भाग जाएगा। कभी भी नॉर्मल mg से ज्यादा नहीं हो जाएगा कि ऊपर कूद के भाग जाए, है कि नहीं? तो ये इसी लाइन में मतलब स्लाइड करने वाला है, इधर ही नीचे की स्लाइड करने वाला है। तो हम इसी डायरेक्शन के बारे में सोच लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने बना दिया, ये डायग्राम मैं बना देता हूं यहाँ पर। ये हमारा क्या है? ये है अपना मास। अच्छा, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है mg sin थीटा लग रहा है, और थीटा कहां से कहां तक है? 0 से tan इनवर्स म्यू तक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा मुझे बताना। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल mg sin थीटा के बराबर ही लगेगा। इस बात को एकदम दिमाग में बसा लो। क्यों? क्योंकि क्या tan इनवर्स म्यू से कम है ना। जैसे ही मैक्सिमम वैल्यू पहुंचेगा उसके बाद वो मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा, जैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। लेकिन उसके पहले तक तो वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा यार, एडजस्टिंग होता है ना मैग्नीट्यूड वाइज भी स्टैटिक फ्रिक्शन, है कि नहीं? अच्छा, और नॉर्मल फोर्स कितना लगेगा? नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा? नॉर्मल फोर्स m इधर हो गया, और इस डायरेक्शन में हो गया mg cos थीटा। तो यहां से हमें देखो, हमें क्या निकालना है? कांटेक्ट फोर्स निकालना है। कांटेक्ट फोर्स निकालने के लिए हमें नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए होते हैं, पता है ना? नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा इस तरीके से, यही तो कांटेक्ट फोर्स होगा, यही तो हमें निकालना है।
यही तो हमें निकालना है ना। तो अब हमें निकालना है, देखो FC निकालना है, FC निकालना है विच इज दी समेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स, करेक्ट ना? समेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स प्लस नॉर्मल फोर्स। अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स कितना है यहाँ पे बता दो मुझे, mg sin थीटा है, mg sin थीटा, ठीक है, mg sin थीटा का वेक्टर ले रहे हैं। अच्छा सीधे एक मिनट, हाँ कंफ्यूज ना कर जाओ तुम, इसलिए मैं ये थोड़ा सा बदल रहा हूँ यहाँ पे। देखो समेशन ऑफ f एंड n करना है, f और n दोनों कितने डिग्री पे हैं, एक दूसरे के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री का है ना, तो इन दोनों का समेशन तुम निकालोगे। अच्छा a और b का समेशन क्या होता है, वेक्टर याद है, अगर a और b दोनों 90 डिग्री पे होते थे तो a प्लस b क्या होता था, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो होता था ना, a प्लस b अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैग्नीट्यूड देखें तो अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता था, तो वही मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ fc निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं, fc का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। अब मैग्नीट्यूड है तो वेक्टर साइन मैंने हटा दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ fc निकालना चाहता हूँ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर, देखो अंडर द रूट कर लो ऐसे तरीके से, और फिर ये mg sin थीटा का स्क्वायर मींस mg sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल का होल स्क्वायर। नॉर्मल फोर्स किसके बराबर होगा, mg cos थीटा। अरे भाई इस डायरेक्शन में कर लो ना, नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। अभी तक तो ये स्टैटिक कंडीशन में है, कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos थीटा। तो हमने लिख दिया mg cos थीटा का होल स्क्वायर। अब तुम देखो m स्क्वायर g स्क्वायर, कैसे मैं बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हो, निकाल दो। तो mg 1 भी निकल गया ना। अच्छा अंडर द रूट के अंदर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिख रहा है? अरे भाई ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, अंडर द रूट ऑफ 1 इज 1। दैट मींस FC कांटेक्ट फोर्स कितना आ गया, FC कांटेक्ट फोर्स विल बी इक्वल्स टू mg। थीटा से तो कोई लेना देना ही नहीं है यार। तुम देखो जब थीटा 0 से tan इनवर्स म्यू तक जा रहा है, मतलब कि स्टैटिक कंडीशन, जब तक इस ब्लॉक ने स्लाइड करना शुरू नहीं किया है तब तक कांटेक्ट फोर्स कांस्टेंट है, mg के बराबर है। तब तक क्या है, कांटेक्ट फोर्स इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल्स टू mg, अपने वेट के ही बराबर है। हाँ डायरेक्शन तो देख, और देखो डायरेक्शन तुम देख लो, तुम डायरेक्शन देखोगे ना तो ये बिल्कुल mg के अपोजिट आएगा, बिल्कुल mg के अपोजिट आएगा। अगर तुम इसे बराबर से उसके हिसाब से बनाओ ना, क्या कहते हैं स्केलिंग करके वगैरह वगैरह करके जब बनाओगे ना, तो तुम्हें मिलेगा कि FC बिल्कुल mg के अपोजिट है। समझ में आ रही बात, FC इज इक्वल टू mg। बहुत बढ़िया, मजा आया नहीं आया? चलो ये एक कंडीशन हो गया, ये तो एक कंडीशन हो गई। सर हमें कहां तक निकालना था, थीटा को 0 से 90 वेरी करना था, थीटा को 0 टू 90 तक हमें पूरा थीटा के वेरिएशन के साथ कांटेक्ट फोर्स का वेरिएशन देखना है, ठीक है। अच्छा चलो अगली बात में आ जाते हैं, अगली बातों में आ जाते हैं। अगला केस, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू। अब अगर थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, केस नंबर 2, तब मुझे बताना ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, उस केस में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, कोई बता सकता है? फिर से डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या? चलो बना ही देते हैं, फिर से डायग्राम हम लोग फिर से बना ही देते हैं। चलो ये हो गया अपना नॉर्मल फोर्स, है ना, और ये हो गया अपना फ्रिक्शन फोर्स विच विल बी इक्वल टू म्यू एन हो जाएगा। भाई इस बार तो ये म्यू एन के बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो रहा था क्योंकि इसने स्लाइड करना शुरू नहीं किया था, लेकिन अब ये स्लाइड करने लगा है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, तो ये अब अपने मैक्सिमम फ्रिक्शनल वैल्यू पे होगा। समझ में आ रही बात? और क्या हो गया, ये हो गया अपना mg sin थीटा, है ना, और इधर वाला क्या हो गया mg cos थीटा। समझ में आ रही बात? तो यहां से अगर तुम देखो तो नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो गया, नॉर्मल फोर्स किसके बराबर हो गया, mg cos थीटा के बराबर हो गया, और फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गया, नॉर्मल इनटू म्यू, मींस कि म्यू mg cos थीटा के बराबर हो गया। इस बार वो mg sin थीटा के बराबर नहीं होगा, इस बार तो mg sin थीटा ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी तो इधर की ओर स्लाइड करेगा। भाई mg sin थीटा तो बढ़ चुका होगा इस बार, लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकती, तो mg sin थीटा इसको खींच ले जाएगा नीचे की ओर, इसलिए ये काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। ठीक है भाई, इन दोनों का समेशन क्या होता है,
क्या होता है कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स हमें निकालना है, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स हमें अगर निकालना है तो दिस शुड बी अंडर द रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब कहोगे सर अगेन आपने ऐसे ही लिख दिया, अरे तो अगेन ऐसे ही रहेगा ना यार, ये दोनों हमेशा क्या है 90 डिग्रीज पे ही है, हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे ही है ना ये तो 90 डिग्रीज पे है तो यही फॉर्मूला रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। अब देखो m क्या है, mg cos थीटा, mg cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहां लिख दूं म्यू mg cos थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात की यहीं पे, समझ में आ रही बात नहीं आ रही। अच्छा अब इसमें से हमने mg बाहर निकाल लिया, mg बाहर निकाल लिया और cos थीटा भी बाहर निकाल लो ना भाई, cos थीटा भी बाहर निकाल लिया। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, देखो यहाँ से 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स FC। कॉन्टैक्ट फोर्स FC बिकम्स इक्वल टू इतना। अच्छा भैया देखो कुछ नया फॉर्मूला मिल गया ना। अब 0 से 90 तक जब जा रहे हैं ना, सॉरी 0 से नहीं, tan इनवर्स म्यू से जब बड़ा है 90 की ओर जा रहे हैं, तब देखो कैसे हो रहा है, तब FC फोर्स इज इक्वल टू mg cos थीटा प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तुम इसमें देखो m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, म्यू कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा वेरिएबल है, सिर्फ थीटा वेरिएबल है। दैट मींस कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा FC चेंज होने वाला है। अब तुम बताओ जब थीटा 0 से 90 की ओर जाता है, जब थीटा 0 से 90 की ओर बढ़ रहा होता है तो cos थीटा बढ़ता है या घटता है, मुझे बताओ। when theta increases cos थीटा बढ़ रहा है या घट रहा है, cos थीटा तो भाई कम होता है ना, 1 से 0 की ओर जाता है, cos थीटा कम होता है। अगर cos थीटा कम हो रहा है तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा, अगर थीटा इंक्रीजेस कॉन्टैक्ट फोर्स डिक्रीजेस। समझ में आती है बात, ये बात जिसने समझ ली बहुत ही बढ़िया है। देखो यहां तक कांस्टेंट रह गया, कहां तक कांस्टेंट रह गया, when थीटा वाज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू या उससे कम, तब तक FC इज इक्वल टू mg कांस्टेंट था। और उसके बाद FC का क्या हुआ, FC जो है कि थीटा के साथ कम होने लगा है, कॉन्टैक्ट फोर्स कम होने लगा। तुम सोचो कि जब ये प्लेन बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, मींस कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगी, थीटा इज 90, तब क्या होगा cos 90 इज 0, मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली यार वर्टिकल प्लेन पे तुम कोई सा मास रखोगे तो क्या कोई कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा क्या, अरे नॉर्मली जब प्रोवाइड नहीं करेगा तो काहे का फ्रिक्शन, और कोई नॉर्मल नहीं हुआ, कोई फ्रिक्शन नहीं हुआ तो काहे का कॉन्टैक्ट फोर्स, समझ रहे हो, दोनों का कॉन्टैक्ट ही टूट जाएगा जैसे ही वो 90 डिग्री पे आ जाएगा। समझ में आती है बात, समझ में आ रही है ना बात, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बेटा, ये उतार लो है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट। चलिए बच्चों दो सवाल आपके सामने हैं जो कि HC वर्मा बुक के वर्कड आउट एग्जाम्पल्स हैं, है ना, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्टअप होंगे, प्रॉब्लम बहुत इजी हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ से बिल्डअप होंगे, इसलिए मैंने ये सब प्रॉब्लम्स ले रखे हैं। ठीक है, चलो SCV का एग्जांपल नंबर 1, इसमें दिया हुआ देखो इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है जिसपे एक मास रखा हुआ है। तुम्हारे पास अगर बुक है तो उसे पढ़कर देखो, है ना, ये तो मैंने डायरेक्ट तुम्हें समझा दिया है, यहाँ पे डायग्राम बना के एंड ये सब चीजें लिख के ना यहाँ पे मैंने तुम्हें सीधा फीड कर दिया है। लेकिन तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो तुम्हें रीड करना चाहिए, प्रॉब्लम को रीड करो, प्रॉब्लम को रीड करने के बाद क्या करो, तब फिर ये चीज खुद से पता करो कि तुम्हें निकालना क्या था। समझ में आ रही बात, वहां क्योंकि सेंटेंस में लिखा हुआ है ना। चलो आ जाओ, तो उन्होंने कहा कि एक मास है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन का थीटा वेरी कर रहा होगा जो भी है, तो पूछा कि कौन सा थीटा होगा ऐसा जिसपे ये ब्लॉक स्लाइड करने लगे और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कुछ म्यू दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा थीटा होगा ऐसा कि ये ब्लॉक स्लाइड करने लगे, तो भैया वो तो एंगल ऑफ रिपोज ही होता था ना, एंगल ऑफ रिपोज है तो मैं क्या ये सॉल्व नहीं कर लूंगा, सॉल्यूशन लो। एंगल ऑफ रिपोज कितने लोग जानते हैं, फटाफट बताओ, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एंगल ऑफ रिपोज, tan इनवर्स ऑफ म्यू, कितनों को याद है, tan इनवर्स ऑफ म्यू, दैट मींस थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू। फाइन, यही तो हो गया आंसर, और तो कुछ दिया नहीं है ना, म्यू दिया है तो म्यू के टर्म में हमने आंसर ले आए, बहुत बढ़िया, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर है, ये पूछ रहा है कि फ्रिक्शन क्या होगा जब थीटा इज थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मींस ये थीटा जो tan इनवर्स म्यू वाला था ना एंगल ऑफ रिपोज, वो अगर आधा हो जाए तब फ्रिक्शन कितना लगेगा। देखो हमें पता है कि जब थीटा के बराबर होता है ना तब तो फ्रिक्शन अपना मैक्स लगता है कि नहीं, लेकिन उससे कम में फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर लगता है। अरे भाई इधर की ओर कितना फोर्स होता था, mg sin थीटा होता था ना, mg sin थीटा, और हमें पता है कि जब ये थीटा है तब तो ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा, और मैक्सिमम फोर्स क्या होता है म्यू mg
cos थीटा उसके बराबर लगेगा। कब? जब थीटा के बराबर है। लेकिन थीटा से अगर कम हुआ तो फिर ये अपने एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है। दैट मींस व्हेन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, लेस देन tan इनवर्स म्यू, उस केस में क्या हो जाता है? mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन mg sin थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? थीटा बाई 2 के बारे में पूछा है। अरे यहाँ पे कोई अल्फा ले लो, कोई भी अल्फा tan इनवर्स म्यू से जब छोटा होता है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है? थीटा बाई 2 पे पूछा है, तो ये क्या होगा? ये थीटा बाई 2 होगा। mg sin थीटा बाई 2 इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा। क्या कोई बात, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए ये सब छोटे छोटे प्रॉब्लम अच्छे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब इस क्वेश्चन में आ रहे। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? ये डायग्राम बनाकर दिया होगा हमने। 40 न्यूटन नीचे की ओर लग रहा है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, सामने की ओर 20 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स है, और उन्होंने पूछा है कि फ्रिक्शनल फोर्स अगर म्यू एन है तो म्यू पे कमेंट करो किस कंडीशन पे? व्हेन द बॉडी इज इन स्टैटिक कंडीशन। अगर बॉडी स्टैटिक कंडीशन पे है तो म्यू की वैल्यू क्या रही होगी? समझ रहे हो बात? म्यू की वैल्यू क्या रही होगी या क्या होनी चाहिए कि ये बॉडी स्टैटिक कंडीशन पे बनी रहे? तो हमें पता है कि स्टैटिक कंडीशन पे बने रहने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स या तो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए, राइट? तो फ्रिक्शनल फोर्स आइदर इट शुड बी लेस देन, अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स तो यार इक्वल ही रहेगा, इस फोर्स से इक्वल ही रहेगा ना। देखो जब तक स्टैटिक है तो ये दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए, 20 न्यूटन के बराबर होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन के बराबर होना चाहिए या तो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? देखो 20 न्यूटन तक या तो ये लगाता हो फ्रिक्शन, या तो इन सरफेस की बीच की प्रॉपर्टी जो है म्यू ऐसा हो कि ये मैक्सिमम 20 न्यूटन देता हो तब भी रुक जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मैक्सिमम फ्रिक्शन 40 न्यूटन तक दे सकता हो तब भी तो रुक जाएगा। 20 है तो 20 लगाएगा, मैक्सिमम 40 दे सकता है लेकिन 20 लगाया, मैक्सिमम क्या पता है ये 100 दे सकता हो तब भी तो रुक जाएगा यार। समझ रहे हो बात को? देखो मिनिमम ये होना चाहिए कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है कि 20 तक हो। अगर 20 से ज्यादा वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन है तब भी तो ब्लॉक रुका रहेगा। अगर 20 से ज्यादा फ्रिक्शन लगाने की कैपेबिलिटी है सरफेस की तब भी तो ब्लॉक नहीं मूव करेगा यार। 20 न्यूटन का लग रहा है तो ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, फाइन। तो हमें या तो फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन हो या उससे ज्यादा हो। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स को हम कैसे लिखते थे? म्यू इनटू नॉर्मल फोर्स लिखते थे। ये या तो 20 न्यूटन के बराबर होना चाहिए या तो 20 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, म्यू निकालना था हमें, नॉर्मल फोर्स कितना है भाई? 40 न्यूटन है, 40 न्यूटन है। दिस शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 न्यूटन। अच्छा भैया, तो म्यू क्या आ गया? इट शुड बी आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 को इधर ले जाओ, 1/2। तो ये कमेंट निकल के आता है कि म्यू द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द सरफेस आइदर इट इज इक्वल टू 1/2 और इट शुड बी ग्रेटर देन 1/2। अगर ग्रेटर देन 1/2 है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज अलाउएबल विल बी ग्रेटर देन 20 न्यूटन, तब भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि देखो मैक्सिमम अगर 40 है तो 20 तो लगा ही सकता है यार स्टैटिक कंडीशन में, समझ रहे हो ना? क्योंकि स्टैटिक तो वेरिएबल है। समझ में आ रही है बात? चलो बहुत बढ़िया, ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़े आगे। तो सामने बोर्ड पे नया प्रॉब्लम दिख रहा है। देखो ये एचसीवी का एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4 है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 में फिर से मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ के तुम अगर डायग्राम दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, लेकिन क्या चीजें निकालना है वो तुम्हें समझना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने तुम्हें डायरेक्ट लिख दिया है और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे भी, ठीक है। अच्छा चलो, तो यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर देखो जी की वैल्यू दी हुई है, म्यू की वैल्यू दी हुई है और म्यू सिर्फ 2 kg मास और सरफेस के बीच में लग रहा है। पुली और स्ट्रिंग के बीच में देयर इज नो म्यू, पुली का कोई मास नहीं है, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, ठीक है। और एक m मास जो है कि नीचे ऐसे हैंगिंग है। तो हमें पता करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m जो हम वहां पे हैंग कर सकते हैं किस कंडीशन के लिए कि 2 kg मास या 2 kg ब्लॉक जो है कि मूवमेंट ना करे, उसके लिए m क्या होगा, ठीक है। चलो आजा बनाते हैं, तुम कोशिश करो, तुम बनाने की कोशिश करो और फिर अपना आंसर यहाँ पे मैच कर लो। देखो सॉल्यूशन देखो, अब ढंग से देखना, ठीक है। अच्छा ये m है तो नीचे की फोर्स कितना लगेगा? mg का फोर्स लगेगा। ये टेंशन यहाँ पे लगेगा तो आउटवर्ड लगेगा, टेंशन तो आउटवर्ड लगता है हमेशा बॉडी से, यहाँ पे टेंशन आ जाएगा T, फाइन। अच्छा ये ब्लॉक
कितना फोर्स नीचे की ओर लगा रहा होगा, कोई बता सकता है कि नीचे की ओर कितना फोर्स लगाएगा? m इंटू जी के बराबर, दैट इज 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो ऊपर कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स होगा। अच्छा, नॉर्मल और 20 न्यूटन तो बराबर होंगे क्योंकि कोई एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो नहीं है ऑब्वियसली। तो मैंने लिख दिया कि नॉर्मल फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन। फाइन। अगर नॉर्मल फोर्स 20 न्यूटन है तो मैक्सिमम फ्रिक्शन दैट इज पॉसिबल बिटवीन द सरफेस, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज पॉसिबल बिटवीन द सरफेस, दैट विल बी म्यू इनटू एम, है ना? इसमें कोई दिक्कत? दैट मींस 0.2 इनटू 20 न्यूटन दैट इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स ये रेजिस्ट कर सकता है। तो अगर मैं स्टैटिक कंडीशन की बात करूं तो फ्रिक्शन अगर 0 से 4 न्यूटन तक है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 से 4 न्यूटन तक है, तो क्या हो जाएगा? ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इट मींस कि T की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? T की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 4 न्यूटन। समझ में आ रहा है? अगर T की मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन, दैट मींस मास की भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। अगर T की मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन है तो यहां से कर लो, टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg, टेंशन विल बी इक्वल्स टू mg, टेंशन इज 4 न्यूटन दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू 10, दैट मींस मास बिकम्स इक्वल्स टू 0.4 kgs। तो मास 400 ग्राम का हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम रख सकते हैं जिससे कि ये ब्लॉक मूव ना करे। 400 ग्राम से ज्यादा हो गया तो ये ब्लॉक नीचे चला जाएगा, ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। समझ में आती है बात? चलो, बहुत बढ़िया, इजी प्रॉब्लम था ना, बहुत इजी प्रॉब्लम है कि? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा तुम्हें बता दूं। देखो, एक कैपिटल मास m है, एक स्मॉल मास m है, दोनों एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं। कह रहा है कि सरफेस के साथ कैपिटल मास के बीच में कोई रफनेस नहीं है, मतलब कि स्मूथ सरफेस है, मतलब कि म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। म्यू क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में कुछ फ्रिक्शन है, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि कुछ फ्रिक्शन है। फाइन। अब कह रहा है कि ऐसा कोई फोर्स बताओ, मैक्सिमम फोर्स, जो इस कैपिटल मास पे मैं अप्लाई करूं, अगर करता हूं तो ये दोनों मास एक साथ मूव करेंगे, एक साथ मूव करें, साथ मूव। फाइंड एफ फॉर साथ मोशन। साथ मोशन मतलब कि दोनों एक साथ मूव करें। अगर दोनों एक साथ मूवमेंट कर रहे हैं तो दोनों का ही एक्सीलरेशन ए होना चाहिए। यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अगर साथ मोशन है तो दोनों का ही एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। अब आओ सॉल्यूशन में तुम्हें क्या करना है? सॉल्यूशन में स्टार्ट करो सॉल्यूशन, और तुम क्या करो? एफबीडी बना लो दोनों डायग्राम का सेपरेटली। जब एफबीडी तुम स्मॉल एम का बनाओगे तो स्मॉल एम पे लगने वाले फोर्स बनाओगे, है कि नहीं? और वैसे ही जब कैपिटल एम का बनाओगे तो कैपिटल एम पे लगने वाले फोर्सेस बनाओगे। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। स्मॉल एम मैंने इस तरीके से बना दिया। स्मॉल एम बनाते ही मुझे एक बात ध्यान में आएगा। क्या ध्यान में आएगा? कि देखो, इस पे तो नॉर्मल फोर्स लगने वाला है, कैपिटल एम जो है कि नॉर्मल फोर्स लगाएगा ना स्मॉल एम पे। अच्छा, नॉर्मल फोर्स लग रहा है और म्यू भी है, और बॉडी इधर की ओर मूव कर, देखो ये ऐसे है ना, तो क्या होगा? ये आगे की ओर खींचेगा। देखो ध्यान से देखना है ना, ये बॉडी आगे की ओर खींची तो ये बॉडी इसको, स्मॉल एम को किधर की ओर खींचना चाह रही है? किधर की ओर खींचना चाह रही है? आगे की ओर खींचना चाहेगी ना। अगर फ्रिक्शन है तो कैपिटल एम स्मॉल एम को आगे की ओर खींचना चाहेगा, चाहेगा नहीं चाहेगा? अगर कैपिटल एम स्मॉल एम को आगे की ओर खींचना चाह रहा है तो स्मॉल एम पे फ्रिक्शन किधर की ओर आया होगा? आगे की ओर ही आया होगा। यही तो फ्रिक्शन आया होगा, है कि नहीं? अब ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू इंटू एन हो जाएगी ना, म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगी। अच्छा, म्यू इंटू एन, यहाँ पे एन क्या होगा? नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा होगा? इसके mg के बराबर ही लग रहा होगा ना, mg के बराबर ही लग रहा होगा। तो ये म्यू एम जी, ये क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स है जो इस डायरेक्शन पे लग रहा है। और हमें ये भी बताया गया कि एक्सीलरेशन तो दोनों ही बॉडी का क्या है? ए है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अरे भाई, फोर्स की डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट करेगा ना। फाइन। तो यहां से हमने लिख लिया कि ये फोर्स ही तो इसमें एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा है। तो राइट डाउन फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। इतना तो समझ में आता है। फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्सेज क्या है? म्यू एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। ओहो, एम एंड एम गॉट कैंसल्ड। एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई म्यू इनटू जी। ठीक है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ गई? म्यू टाइम्स ऑफ जी। फाइन भाई, फाइन। अच्छा, दूसरा कौन सा ब्लॉक बनाने वाले हैं हम? कैपिटल एम वाला ब्लॉक बनाते हैं। इस तरीके से कैपिटल एम का ब्लॉक बना दिया, तो कैपिटल एम पे देखो, यहां पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगने वाला है,
यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अब सोचो कि अगर स्मॉल एम पे आगे की ओर फ्रिक्शन लग रहा था तो कैपिटल एम पे पीछे की ओर लगना चाहिए ना भाई। वो तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है, पेयर में आता है, अलग अलग बॉडीज में आता है, अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का आता है। इतनी सारी बातें क्या क्या कह दी मैंने। देखो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पेयर में आता है, लिख लो फटाफट, तीनों पॉइंट पहले भी बता चुका हूं, फिर से लिख लो। पेयर में आता है, इक्वल अमाउंट का, इक्वल मैग्नीट्यूड का, इन अपोजिट बॉडी, इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? इसमें अगर सामने की ओर लगाए तो कैपिटल एम में फ्रिक्शन पीछे की ओर आएगा, इक्वल अमाउंट का आएगा, मींस म्यू इंटू एम इंटू जी के बराबर का आएगा। समझ में आ रही है बात? म्यू एम जी के बराबर का आएगा। बहुत बढ़िया। और इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, इसमें एक्सटर्नल फोर्स कैसे लग रहा था? एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे एफ लग रहा है, यही दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन लग नहीं रहा होगा यार, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या? नहीं लगेगा यार। क्यों लगेगा यहाँ पे कोई फ्रिक्शन? फिर लगेगा क्योंकि यहाँ तो सरफेस स्मूथ है। नॉर्मल फोर्स भले आ रहा होगा लेकिन फ्रिक्शन तब भी नहीं आने वाला है, तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, नॉर्मल फोर्स चलो बना ही लो तुम अपनी मन की खुशी के लिए, लेकिन हमें तो डायरेक्शन फोर्स किसने लिखना है? एक्स डायरेक्शन में लिखना है, नॉर्मल नहीं लिखना होगा तो भी चलेगा, लेकिन एफबीडी बना लो। चलो फाइन। अब क्या करोगे तुम? ये एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन तो दोनों ही बॉडी का ये था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो अगेन मैंने क्या किया? राइट डाउन फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। So write down forces in the direction of acceleration, F will be positive, minus of frictional force, that will be equals to mass of the body into acceleration of the body. समझ में आ गया? तो ये कैपिटल F हमें निकालना था, that will be equals to small f plus कैपिटल M into A. स्मॉल f की वैल्यू म्यू एम जी, that means म्यू एम जी प्लस कैपिटल M A। समझ में आ रही है बात? है ना? समझ में आया ना? अब ये एक्सीलरेशन ए कितना है? म्यू जी के ही बराबर है, म्यू जी के ही बराबर है। तो अगर तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि कैपिटल एफ की वैल्यू हो गई, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह में क्या रखना है? म्यू जी रख लो। तो म्यू और जी दोनों में आ गया, कॉमन निकाल लो, अंदर में क्या होगा? स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। समझ में आ रही है बात? कैपिटल एफ विल बी इक्वल्स टू म्यू जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। समझ में आ गया? समझ में? देखो दोनों का सेपरेटली तुम्हें डायग्राम बनाना आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तुम्हें ये समझ में आना चाहिए कि फ्रिक्शन फोर्सेस हमेशा पेयर में आते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के आते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों अलग अलग बॉडीज पे आते हैं। एक अगर ऊपर वाली बॉडी पे आया तो दूसरा नीचे वाली बॉडी पे आएगा। जो कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस की बॉडी है, कॉन्टेक्टिंग सरफेसेस पे अलग अलग आते हैं, पेयर में आते हैं हमेशा। ठीक है, ऊपर वाले देखो, अब ये इसको आगे की ओर खींचना चाह रहा है, ये बॉडी तो आगे एक्सीलरेट करेगी, तो ये बॉडी भी ऑब्वियसली आगे एक्सीलरेट करेगी, तो इस पे फोर्स क्या होना? आगे की तरफ लगना चाहिए। तो भैया इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे की ओर लगे, इसमें और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, ये आगे लगेगा तभी तो बॉडी आगे की ओर एक्सीलरेट करेगी। फाइन। अगर इस पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है तो ऑब्वियसली नीचे वाले पे फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो इधर बना दिया मैंने। समझ में आ रही बात? समझ में आ गया? नहीं आ गया? चलो बहुत बढ़िया, उतार लो, फिर आगे और एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एचसीवी का सॉल्व्ड एग्जांपल, वर्कड आउट एग्जांपल से है। देखो ये डायग्राम नहीं दिया हुआ एग्जांपल पे, ठीक है? एग्जांपल में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, वहां उन्होंने कहा है कि एक ब्लॉक है जो 30 डिग्रीज के एंगल पे अगर स्लैंट पे है तो वो क्या करती है? वो एक्सेलरेट करने लगती है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g/4। उन्होंने दिया हुआ है कि g/4 से कोई मास एक्सेलरेट कर रहा है किसी स्लैंट पे, अगर उसका एंगल थीटा, स्लैंट एंगल कितना है? 30 डिग्रीज है। तो वो g/4 से अगर एक्सेलरेट करता है तो हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू की। ये चीज फाइंड आउट करने को उन्होंने कहा है। तो अच्छा, ये देखो यही तीन फोर्सेस लगते हैं ना, इसे भूल जाओ, फ्रिक्शन, नॉर्मल और एमजी, ये तीन फोर्सेस लगते हैं। और हमें पता है कि इसका इधर वाला कंपोनेंट हो जाता है एमजी cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट हो जाता है एमजी sin थीटा। फाइन है ना? अब देखो उन्होंने कहा कि ये जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, ये जो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इस डायरेक्शन में, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? g/4 है। ठीक है, तो क्या हमें इस डायरेक्शन पे सारे फोर्स दिखाई देते हैं? इस डायरेक्शन पे mg sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये एक्सेलरेशन है, तो एक स्यूडो फोर्स वाला कांसेप्ट ले सकते हो, या तो मास इनटू एक्सेलरेशन सेकंड लॉ लगा दो। स्यूडो फोर्स क्या है सर? पीछे जाओ, एक लेक्चर स्यूडो फोर्स के लिए बनाया हुआ है। देखो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी? अगर ये काइनेटिक है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। म्यू के इंटू नॉर्मल, यही तो होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स, है कि नहीं? है ना? अच्छा, अब इसी में आ जाओ, पहले तो सॉल्व करने की कोशिश कर लो, वीडियो स्टॉप करो, सॉल्व करो, नहीं बनता है तो फिर आगे देखिए, और बन जाता है तो आगे चेक करो कि कैसे सही बना नहीं बना, है ना?
तो देखो अभी यहाँ पे अगर मुझे नॉर्मल फोर्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, फोर्सेज इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द स्लैंट लिख लूंगा, दैट विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। फाइन, अभी थीटा की वैल्यू क्या है, mg cos 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 30, जल्दी 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 √3/2। फाइन, ये हो गया, ये अपना क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया। ठीक है, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 से ले लो, इसे भूल जाओ। फाइन, अब इस डायरेक्शन में फोर्सेस लिखते हैं। देखो एक्सीलरेशन है, मास के पास एक्सीलरेशन है, दैट मींस कि राइट डाउन फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये बात तो समझ में आती है, नहीं तो स्यूडो फोर्स ले लो एक पीछे की डायरेक्शन में, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया। अभी पैरेलल डायरेक्शन में लिखते हैं। पैरेलल डायरेक्शन में लिखेंगे तो देखो mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, म्यू के इनटू नॉर्मल, दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज g/4। फाइन, समझ में आ रही बात, इतनी समझ में आ रही नहीं आ रही। चलो ये क्या हो गया, mg sin 30, sin 30 इज 1/2 mg/2 माइनस म्यू के, ये तो हमें निकालना है। नॉर्मल फोर्स क्या है, mg √3/2 है ना, mg इंटू √3/2, दैट विल बी इक्वल्स टू mg/4। देखो अब यहां से तुम देखोगे कि mg गॉट कैंसल्ड। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 टाइम्स, समझ में आ रही बात। अच्छा अब क्या बच गया, यहाँ पे 1 है, 1 माइनस √3 टाइम्स ऑफ म्यू के, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। अब इसे सॉल्व करोगे ना तो इसको इस साइड पे ले लो, इसको इस साइड पे ले लो, इसको इधर ले आओ, तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये √3 टाइम्स ऑफ म्यू के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 इज 1/2 है ना। तो यहां से आ गया म्यू के इज इक्वल्स टू 1/2√3। क्या गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू आ गई 1/2√3। समझ में आ रही बात, कोई कठिन था क्या ये समझ। देखो हमें इसमें बस ये बात ध्यान देना है कि इन्होंने कहा है कि ये एक्सेलरेट कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के मल्टीप्लाइड विद नॉर्मल फोर्स होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा ना, स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी ना लगेगा। और चल नहीं भी बोला होता तो हम सिर्फ इसे म्यू ले लेते, काइनेटिक स्टैटिक इक्वल मान लेते और म्यू ले लेते, तब भी वैल्यू यही आती। समझ में आ रही बात। चलो तो ये यहाँ तक हो गया और इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे एंड कर रहे हैं। होमवर्क है आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद एग्जांपल 6 वर्कड आउट एग्जांपल HCV का, वर्कड आउट एग्जांपल HCV का क्वेश्चन नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए, है ना। आंसर तो दिया हुआ है, उसमें तो कोई बात नहीं है कि मैं अगले लेक्चर में आपको आंसर बताऊंगा, आंसर तो वहां दिया हुआ है, लेकिन ट्राई कीजिए, बनता है नहीं बनता है थोड़ा सा कमेंट में बताइए कि सर मुझे समझ में आ रही बातें, मुझसे बन रहा है सवाल, ऐसा हो तो बताइए। नहीं समझ में आ रही है बातें, नहीं बन रहा है सवाल तो भी बताइए, नहीं बन रहा है सवाल तो फिर बताइए, फिर कुछ और किया जाएगा, है ना। चलो तो समझ में आया लेक्चर। तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक क्या है कि सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को, कर लिया नहीं कर लिया, चलो ठीक है, जो भी है मन करे सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी थोड़ा सा बताओ, और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा हिट कर दिया करो यार लाइक बटन, नहीं तो नहीं भी मजा आए तो तुम्हारे ऊपर है ना। बाकी मैं मेहनत तो सारी कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अगर क्लास में होते तुम सामने बैठे होते तो फिर तो मजा ही आ जाते यार पढ़ने में, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, यही क्लासेस लेनी होंगी, आगे भी लेते रहेंगे, ठीक है। चलो तो बहुत बढ़िया से पढ़ते रहो और ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो, मस्ती से रहो, मजे करो, पानी पियो खूब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।